लास्ट क्लास हमने फिजिक्स में क्या पढ़ा था? रेनमैन प्रॉब्लम किया था, रिलेटिव वेलोसिटी देखा था ना। आज के क्लास में हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की। अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या, पहले उस चीज़ को समझते हैं, क्योंकि अगर उसको ना समझें और हम किस बेसिस पे इस टर्म को समझने वाले हैं, अगर उसको ना समझे तो आगे क्वेश्चंस में दिक्कत होगी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आएगा। ठीक है, बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन क्या बोलता है? अगर हम स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट अपने पाथ में जा रहा है, ठीक है, लेकिन हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे चीजें होते हैं जो स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल नहीं करते। जैसे अगर मैं बोलूं कोई शॉर्टपुट फेंक रहा है ना, देखिए होगा शॉर्टपुट कैसे फेंका जाता है, ऐसे लेता है और ऐसे पीछे फेंकता है। हाँ, मतलब आगे फेंकता है, क्यों? पीछे पहले लेता है फिर आगे फेंकता है, और जब वो फेंकता है वो इस एक तरीके का एंगल बनाता है। मतलब अगर यहां से फेंका गया तो वो कुछ ऐसे जाके ऐसे गिरता है ना। जब जैवलिन भी फेंका जाता है, जैवलिन थ्रो देखो, जैवलिन भी जब फेंका जाएगा तो ऐसे फेंका जाता है विद सम एंगल, लेकिन वो जाता है ऐसे ऊपर है फिर नीचे गिरता है। क्रिकेट में जब बॉल फेंका जाता है, जब बैट्समैन बॉल मारता है तो बॉल वो एक एंगल पे मारता है, क्योंकि ऐसे आ रहा होता है और वो एक एंगल पे मारता है, तभी वो ऊपर उठ के ऐसे जाता है। कैसे जाता है? वैसे उठ के जाता है और फिर नीचे गिरता है, होता है ना। अगर हम छत पे चले जाए, मैं छत पे, ये चीज मैं मोशन स्ट्रेट लाइन में बोला, अगर छत पे चला जाऊं कोई चीज को ऐसे फेंकूंगा नीचे तो ये नीचे गिरेगा, नीचे गिरता है। लेकिन मैं अगर छत पे जाके ऐसे ना फेंक के ऐसे फेंकूं तो क्या होगा? ऐसे जाएगा, ऐसे गिरेगा ना। तो इस टाइप ऑफ मोशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। क्यों प्रोजेक्टाइल बोला जाता है? क्योंकि ये जो पाथ कवर कर रहा है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, इस पाथ को हम बोलते हैं पैराबोलिक पाथ। पैराबोला मैथ में हम पढ़ेंगे, पैराबोला का मतलब क्या होता है? वो एक कर्वेचर लेके हुए मूव करेगा, एक कर्वेचर पाथ पे वो मूव करता है, और उसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हम डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं। ठीक है, अब यहां पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, हम जो प्रोजेक्टाइल पढ़ने वाले हैं, हम दो तरीके के प्रोजेक्टाइल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? पहला चीज हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या फिर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, और दूसरा चीज जो पढ़ेंगे वो है एंगुलर प्रोजेक्शन। मैं दोनों का एग्जांपल आपको दे देता हूं ताकि आपको समझ में आए। जो मैंने अभी बोला, मैं अगर छत पे जाके, ठीक है, छत पे जाके मान लो ये हमारा घर है, ग्राउंड है, और ये हमारा हो गया बिल्डिंग। ठीक है, मैं यहां पे खड़ा हूं, ठीक है, मैंने बॉल फेंका यहां से, लेकिन किस डायरेक्शन में? ऐसे सीधा फेंका, तो बॉल ऐसे जाके ऐसे गिरेगा। इस टाइप ऑफ प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। ठीक है, लेकिन अगर मैं मान लो यहां पे ग्राउंड पे खड़ा हूं, यहां पे खड़ा हूं, और मैं यहां से बॉल फेंक रहा हूं, ठीक है, और कैसे फेंक रहा हूं? सीधा नहीं फेंक रहा हूं, मैं ऊपर उठाते हुए फेंक रहा हूं, मान लो वो ऐसे गया। ठीक है, तो मैं एक एंगल से फेंका, सम एंगल से फेंका। इस टाइप ऑफ प्रोजेक्शन को बोलते हैं एंगुलर प्रोजेक्शन। ठीक है, ये दो टाइप ऑफ प्रोजेक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला चीज हम सीखेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होता क्या है। अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में जाने से पहले यहां पे हमें एक चीज का ध्यान रखना है। क्या चीज का ध्यान रखना है? कि जब मैं प्रोजेक्शन या कोई भी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन में होता है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने जो ड्राइंग बनाया था, मान लो ये हो गया बिल्डिंग, ये ग्राउंड में यहां पे खड़ा हूं और बॉल फेंका तो वो कुछ ऐसा है। ठीक है, अब यहां पे जब आया एक चीज, तो वो कैसे मूव कर रहा है? नीचे आ रहा है, मतलब ग्रेविटी की वजह से नीचे भी मूव कर रहा होगा, ड्यू टू ग्रेविटी। मान लो बॉल यहां पे, तो ड्यू टू ग्रेविटी इधर पे मूव कर रहा है, और जो मैंने फोर्स लगाया उसके वजह से वो इस डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है। मतलब दो टाइप के मोशन इसमें हो रहे हैं, एक होता है वर्टिकल मोशन और एक हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन हो रहा है। एक हॉरिजॉन्टल आगे भी जा रहा है और नीचे भी आ रहा है। तो यहां पे ये जो दो मोशन हो रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है मतलब अगर बॉल का मैं बस हॉरिजॉन्टल मोशन निकालता हूं, मान लो उसका हॉरिजॉन्टल मोशन एक्स निकला, और इसका जो ग्रेविटी की वजह से जो मोशन हो रहा है उसमें उसका वो मोशन वर्टिकल मोशन मान लो वाई मिला, ये हॉरिजॉन्टल मोशन इस पे डिपेंड नहीं करता, और ये वर्टिकल मोशन हॉरिजॉन्टल पे डिपेंड नहीं करता, कोई किसी पे डिपेंड नहीं करता। इसका हम बेटर एग्जांपल क्या देख सकते हैं? अगर मैं छत पे जाऊं, एक बॉल फेंकूं, वो ऐसे भी आ रहा है, और एक बॉल को ऐसे डायरेक्ट सीधा फेंक दूं, ठीक है, दोनों जब नीचे, दोनों एक के साथ नीचे गिरेंगे। ये सब बेस्ट एग्जांपल है। घर जाके ट्राई करना एक बार, लेकिन उसके लिए 2-3 लोग चाहिए, दोस्त चाहिए। क्या? छत पे जाओगे, बॉल फेंकोगे, टाइम वॉच पकड़े, मतलब स्टॉप वॉच, जब बॉल नीचे गिरा, स्टॉप वॉच खत्म किए तो टाइम पता चल गया। जब नीचे फेंके और फिर से ऊपर वही बॉल को लेके गए और फिर सीधा फेंके, तो जब वो नीचे गिरा तब भी उसका टाइम पता चल जाएगा। स्टॉप वॉच टाइम रिकॉर्ड कर देना, बहुत कम सेकंड, मतलब थ्योरेटिकली कोई क्या डिफरेंस नहीं होना चाहिए, सेम टाइम में गिरेगा, लेकिन प्रैक्टिकली थोड़ा कुछ मिली सेकंड्स का गैप आ जाता है। क्यों आ जाता है? ड्यू टू एयर। अब उसके बारे में भी बात करेंगे अभी, ठीक है। लेकिन जनरली थ्योरेटिकली क्या बोलता है कि जो हॉरिजॉन्टल मोशन है और जो वर्टिकल मोशन है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो प्रोजेक्टाइल पढ़ने से पहले हमें एक चीज का ध्यान रखना है, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस
ऑफ मोशन। और ये स्टेटमेंट या ये चीज, ये प्रिंसिपल हमें क्या बोलता है? द वर्टिकल मोशन एंड हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। समझिए ये स्टेटमेंट का मतलब। मतलब अगर एक बॉल दोनों की वजह से ऐसा मोशन हो रहा है, दो वेलोसिटी या दो टाइप ऑफ मोशन की वजह से, एक तो वर्टिकल मोशन, दूसरा हॉरिजॉन्टल मोशन। वर्टिकल मोशन की वजह से आगे जा रहा है और हॉरिजॉन्टल मोशन की वजह से आगे जा रहा है और वर्टिकल मोशन की वजह से नीचे आ रहा है। तो यहां पे जो दोनों मोशन है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। और इधर जाने से पहले हमारे प्रैक्टिकली हमारे आसपास एयर होता है, उसके वजह से कुछ रेजिस्टेंस भी मिलेंगे। लेकिन जब हम फिजिक्स में इसको न्यूमेरिकली जब सॉल्व करेंगे इन थ्योरी, तो हम यहां पे कुछ एजम्पशन मानते हैं। क्या चीजें? एजम्पशंस। क्या एजम्पशंस? पहला चीज, देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस। एयर के वजह से कोई चीज नहीं हो रहा, मतलब एयर की वजह से इसके मोशन पे कोई मतलब क्या बोलते हैं, इफेक्ट नहीं हो रहा, हम ये मान के चलेंगे, ठीक है। लेकिन जनरली प्रैक्टिकल में वो होता है ना, एयर को भी हमें कंसिडरेशन में लेना चाहिए। लेकिन अभी के लिए हम एयर रेजिस्टेंस के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा चीज क्या है, हमारा जो अर्थ का सरफेस है वो क्या है? सर्कुलर है ना। तो अगर सर्कुलर है तो उसका आर्किटेक्चर कैसा होगा? मतलब कर्व टाइप। तो उस कर्व की वजह से भी यहाँ पे चांसेस आ सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो ग्राउंड लिया वो फ्लैट लिया है, लेकिन एक्चुअल में हमारा ग्राउंड क्या फ्लैट है? वो तो कुछ ऐसा है, कर्वेचर है, कुछ ना कुछ कर्वेचर है। हम उस कर्वेचर को भी नेग्लेक्ट करेंगे, हम मान के चलेंगे जो अर्थ हमारा है वो फ्लैट है। ये एज्यूम है, एक्चुअली में अर्थ फ्लैट नहीं होता। हमारे कैलकुलेशन के लिए, हमारे सुविधा के लिए हम ये सब एजम्पशन लेते हैं, टू मेक आवर कैलकुलेशन इजी, टू मेक आवर स्टडी इजी, ठीक है। सो क्या है? द इफेक्ट ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ, द इफेक्ट ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नेग्लेक्टेड। अब दूसरा चीज, अब जैसे मैं बॉल फेंक रहा हूं, ठीक है, बॉल घूम ऐसे नीचे आ रहा है ना, लेकिन हमारा अर्थ तो स्टिल नहीं है। वो स्टिल है क्या? एक जगह पे रुका हुआ, वो रोटेट भी कर रहा है, वो उसका भी एक मोशन है। तो उस रोटेशन का मोशन और इसका मोशन में भी एक रिलेटिव वेलोसिटी आना चाहिए, जो हमने पढ़ा हुआ है, रिलेटिव वेलोसिटी तो होना चाहिए। तो उसको भी हम नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मैं कोई भी छत के ऊपर जाऊं, बॉल फेंकूं, तो वो नीचे आते आते मान लो 2 सेकंड में नीचे आया। अब अर्थ एक रोटेशन के लिए 24 घंटा लगाता है, 24 घंटा ना, तो 1 सेकंड या 2 सेकंड में वो कितना कम रोटेट कर रहा होगा? वो इतना कम रोटेट कर रहा होगा कि हमें लगता है अर्थ रोटेट नहीं हो रहा फॉर दिस पर्टिकुलर इवेंट। मतलब फेंकने से शुरू करके गिरने तक ये इतना कम टाइम में होता है कि उस दौरान अर्थ का रोटेशन जो हो रहा है वो हमारे लिए स्टिल हो जाता है। लेकिन हालांकि अर्थ स्टिल तो नहीं है, वो घूमता है, लेकिन इतना 1 सेकंड या 2 सेकंड में इतना कम घूमता है कि उसका वैल्यू बहुत मतलब बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू दिस। इसीलिए हम उस वेलोसिटी को भी कंसिडर नहीं करते। समझ रहे हो? तो तीसरा चीज यहां पे क्या आ रहा है? द इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज ऑल्सो नेग्लेक्टेड। अब यहां देखो, यहां पे जब बॉल फेंका गया, बॉल यहां से स्टार्ट हुआ होगा, यहां पे, फिर यहां पे धीरे धीरे वो नीचे आ रहा है ना। तो इस पाथ पे आप कोई भी पोजीशन पे ले लो, कोई भी पोजीशन हो, जो जी एक्ट कर रहा है वो हर जगह सेम एक्ट कर रहा है, ठीक है। मैं ये चीज भी बताया था, हम ग्रेविटेशन चैप्टर में ये पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम अर्थ के ऊपर जाते हैं या अर्थ के अंदर जाते हैं, तो ग्रेविटेशन जो पुल होता है या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उस वैल्यू में चेंजेस आते हैं। लेकिन हम अभी उसको क्या कांस्टेंट मान के चलेंगे, दैट इज 9.8, ठीक है। तो चौथा पॉइंट क्या है? फॉर ऑल पॉइंट्स ऑफ द ट्रैजेक्टरी, फॉर ऑल पॉइंट्स ऑफ ट्रैजेक्टरी जी इज कांस्टेंट। इन 4 बातों को हम अभी ध्यान में रखेंगे। और एक क्या चीज ध्यान में रखना है कि जो वर्टिकल मोशन हो रहा है और हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है, वो दोनों एक दूसरे से क्या है? इंडिपेंडेंट हैं। समझे? इतना चीजें समझ में आया? प्रोजेक्टाइल क्या है, हम अपने डे टू डे लाइफ में क्या देखते हैं, हमारे पढ़ाई के लिए क्या जरूरत है, समझे? चलो अब हम शुरू करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। क्या है? प्रोजेक्टाइल गिवन बाय हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। अरे वो चलेगा, फिजिक्स में उतना चलता है, ठीक है। देखो, मान लो ये हमारा ग्राउंड है, यहां पे एक बिल्डिंग है जिसका हाइट मान लो h है। क्या है? h है इस बिल्डिंग का हाइट। चीजों को समझना फिर बनाना या लिखना, ठीक है। पहले समझ लो फिर लिखना, टाइम दूंगा।
यहां पे मैं खड़ा हूं और ये बॉल को फेंका गया यहां से यहां तक, फेंका गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, फेंक दिया मैंने, बॉल यहां पे आके पहुंचा, ठीक है। अब मुझे ये निकल, मान लो एक यहां से जब फेंका गया यहां पे टाइम हमारा कितना है 0, और जब मान लो आफ्टर सम टाइम टी बॉल इस पोजीशन पे आके पहुंचा, ठीक है, इस पोजीशन पे आके क्या हुआ, बॉल पहुंचा, ये आकाश में है, अभी हवा में है, हम उसके ऊपर कैलकुलेशन करेंगे, पहुंचा। अब यहां से जब वो आया तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो कितना ट्रेवल किया होगा, मान लो ये आपका एक्स एक्सिस, तो यहां से यहां तक मान लो उसने एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब जब वो इस पॉइंट पे है, इसको इतना बड़ा ना बना के, इसको अगर मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट लेके चलूं इतना, ठीक है, तो इस ये मान लो P है और इसका कोऑर्डिनेट मान लो x, y, ठीक है, एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया, और ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, आफ्टर टाइम t हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल या पार्टिकल, जो भी लिखो, इज गिवन बाय क्या होगा, x होगा ना, अभी तो बोला x लिया, x ले रहे, तो x ये इक्वल टू, अब यहां से जब हम अगर फेंक रहे हैं कुछ वेलोसिटी से ही तो फेंक रहे होंगे, ऐसा तो नहीं कि अपने आप वो उड़ के चला गया, नहीं, कुछ वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, मान लो जो जिस वेलोसिटी से फेंक रहे हैं वो वेलोसिटी है u, ठीक है, तो यहां से यहां तक आने में हॉरिजॉन्टली उसे कितना टाइम लग जाए, कितना डिस्टेंस हो जाएगा उसका, x इक्वल टू स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड मैंने क्या लिया, और टाइम यहां से यहां तक आने में कितना लगा, t, तो दैट विल बी इक्वल टू ut, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, x विल बी इक्वल टू ut, तो t विल बी इक्वल टू कितना, x अपॉन u, ये होगा, चलो ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात। अब आते हैं वर्टिकल डिस्टेंस पे, वर्टिकल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया, अब देखो मैंने यहां पे क्या बोला, जब ये हो गया हॉरिजॉन्टल, अब आता है वर्टिकल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए मतलब वो नीचे कितना आ रहा है, यहां पे इस पॉइंट पे वो नीचे कितना आ रहा है, वही होगा ना, मतलब यहां से वो यहां तक आया तो वो कितना नीचे आ रहा है, वर्टिकल डिस्टेंस वही है ना, या नहीं है, वही है। तो वर्टिकल डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए मान लो मैं उसे ले लेता हूं s इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ये फॉर्मूला ले लेता हूं, ठीक है। अब यहां पे इनिशियल वेलोसिटी आपका कितना हो जाएगा, 0 होगा, u इज इक्वल टू 0, क्यों, अभी मैंने बताया कि जब हॉरिजॉन्टल आ रहा है उस पर वर्टिकल का कोई असर नहीं, सॉरी वर्टिकल आ रहा है हॉरिजॉन्टल का कोई असर नहीं, बताया ना, तो मैंने जो वेलोसिटी दिया वो तो हॉरिजॉन्टल दिया है, तो वो वर्टिकल पे कोई असर नहीं डालेगा, तो मतलब यहां पे u हमारा कितना हो जाएगा 0, क्योंकि हम वर्टिकल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो s विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 प्लस हाफ g, और t कितना निकला है x अपॉन u का स्क्वायर, ये होगा। अब एज बिकॉज मैं ये हॉरिजॉन्टल में कैलकुलेट कर रहा हूं, मैं वर्टिकल में अगर x लिया हूं, मैं हॉरिजॉन्टल में उसको y ले लेता हूं, कोई दिक्कत है, हॉरिजॉन्टल x एक्सिस है, नीचे वाला y एक्सिस है, मैं y ले लेता हूं, कोई दिक्कत है नहीं है, तो y विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा g x स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, ये होगा। अब देखो इसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं, g बाय 2u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, अब अगर हम इसको अब देखो g हमारा कांस्टेंट है, u भी जो हम जिस वेलोसिटी से हमने फेंका वो भी कांस्टेंट है, वो तो कांस्टेंट होगा, जितना फेंक दिया तो फेंक दिया, तो ये टोटल पार्ट हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो यहां पे हमें क्या मिला, मान लो y इक्वल टू मैं लिख लेता हूं k x स्क्वायर, k इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट हो गया। अब यहां पे देखो y x के साथ कैसे डिपेंड कर रहा है, इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर, y इक्वल टू x स्क्वायर, k x स्क्वायर, और ये इक्वेशन हमें किस, जो मैंने बोला ना अभी पैराबोला, एक नाम यूज किया, जो पैराबोला होता है मैथमेटिकली उसका इक्वेशन, जनरल इक्वेशन होता है पैराबोला, उसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू ax स्क्वायर, ये उसका जनरल इक्वेशन होता है, या फिर हम बोल सकते हैं x स्क्वायर भी बोल दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पैराबोला का जो पाथ है, या पैराबोला जो हम मैथमेटिक्स में जो ड्रॉ करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आगे मैथ्स में, वहां पे पैराबोला से जो शेप है उसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ मैथ्स, और हमें यहां पे भी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है, तो हमें ये जो चीज मैंने निकाला उससे हमें क्या पता चल रहा है, हमें ये पता चल रहा है कि द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल इज पैराबोला,
ये पता चल रहा है। अब हमने डे टू डे लाइफ में देखा था कि जब मैं जैवलिन फेंकता हूं तो वो ऐसे जाके ऐसे गिरता है, ठीक है, वो ऐसे जाके ऐसे ही क्यों गिरता है, वो ऐसे जाके ऐसे क्यों गिरता है, वो ऐसे क्यों नहीं जाता, जा सकता है। तो उसके पीछे जो मैथमेटिकल रीजन है वो हमने अभी प्रूफ किया, ठीक है, कि बॉल या कोई भी चीज जब आप फेंकोगे तो वो हमेशा पैराबोला के फॉर्म में जाएगा, क्योंकि उससे इस कैलकुलेशन से हमें वो चीज प्रूफ मिल रहा है। समझे या नहीं समझे? पक्का? कोई कंफ्यूजन, कोई दुविधा वाली बात? अभी हमने यहां पे क्या प्रूफ किया? हमने ये प्रूफ किया जो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, ठीक है ना, जो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है वो जो पाथ फॉलो करेगा वो पाथ कौन सा होगा, कैसा शेप का होगा, पैराबोला शेप का होगा। हमने ये अभी चीज को प्रूफ किया। तो इस चीज से हमें क्या मिला कि जब भी कोई एक बॉडी या कोई बॉल या कोई भी पार्टिकल इस अंदाजे से फेंका जाएगा, आफ्टर सर्टेन टाइम टी, आफ्टर कुछ टाइम, वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा एक्स एक्सिस में, यूटी ट्रैवल करेगा, और कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इन वाई डायरेक्शन, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, है ना? हाँ, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इस चीज को y इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ये लिख लो, ये जनरल फॉर्म, और t आप यहां से निकाल सकते हो एक्स एक्सिस से। यहां पे जब ये बॉल यहां से यहां तक फेंका गया, ठीक है, छत से फेंका गया, जीरो से स्टार्ट हुआ और यहां पे कुछ पहुंचा, तो यहां से यहां तक पहुंचा, मैंने जो अभी जो स्मॉल टाइम t लिया था वो तो ये बीच, मतलब रास्ते के बीच वाला टाइम था, यहां से लेकर जमीन तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लग जाएगा, और उस चीज को, उस टाइम को हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। वो कितना टाइम हवा में रहा, टाइम ऑफ फ्लाइट, उसे डिनोट करते हैं हम कैपिटल टी से, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हमारा फॉर्मूला क्या है? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये है। हाँ, अब यू हमें पता है कि यू हमें क्या लेना है, जीरो लेना है। क्यों जीरो लेना है? क्योंकि ये नीचे आ रहा है और हमें मतलब नहीं है। जब वो नीचे आ रहा है, यहाँ पे देख लो, समझ लो क्यों जीरो ले रहे हैं। जब वो नीचे आ रहा है, वो किसके वजह से नीचे आ रहा है? ड्यू टू ग्रेविटी। तो ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से ही तो नीचे आ पा रहा है, और ग्रेविटी लगता कहां पे है? नीचे की तरफ। तो वो कौन सा मोशन हो गया? वर्टिकल मोशन। तो हॉरिजॉन्टल मोशन का वर्टिकल मोशन के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो इसीलिए हम यहां पे u इक्वल टू जीरो लेंगे। तो s विल बी इक्वल टू जीरो इंटू टाइम की जगह पे कितना हो जाएगा, t। यहां से स्टार्ट हुआ जीरो से, मान लो यहां तक पहुंचा कैपिटल T तक, तो क्या लेंगे? कैपिटल T लेंगे, दैट विल प्लस हाफ g कैपिटल T का स्क्वायर, ये होगा। तो t s विल बी इक्वल टू कितना, हाफ g t स्क्वायर, ये होगा। अब दैट s विल बी इक्वल टू t विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2s अपॉन g का रूट ओवर, ये बनेगा। अब देखो, ये जो s है वो क्या है? डिस्टेंस है। कौन सा डिस्टेंस हम लेंगे? वर्टिकल डिस्टेंस। कितना ट्रैवल करा है यहां हाइट से यहां तक, तो s हमारा क्या हो जाएगा, h। तो t विल बी इक्वल टू कितना, 2h अपॉन g का रूट ओवर। जब फेंका गया वो कुछ डिस्टेंस आगे आके गिर रहा है, हाँ? ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं क्या, रेंज या r से रिप्रेजेंट, कि वो कितना आगे गिरा जब मैं फेंका यहां से। ये पबजी खेले हो? नहीं खेले, ठीक है। वो हर कोई गन का या जो तोप होते हैं, ठीक है, आर्टिलरी फायरिंग जो होता है, हर एक वेपन का अपना अपना रेंज होता है कि वो कितना देर तक ट्रैवल कर सकता है। अगर आप रेंज के बाहर रहोगे तो आपको गोली भी नहीं लगेगा, होता है ना। वैसे ही जब ये बॉल फेंका गया तो वो कितना दूर ट्रैवल किया, उसी को बोलते हैं रेंज। गोली कितना दूर गया वो उसका रेंज होता है, ठीक है। तो रेंज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, लिख चुके हैं। अब ये जो रेंज है ये हॉरिजॉन्टल के ऊपर डिपेंड करेगा या वर्टिकल के ऊपर डिपेंड? हॉरिजॉन्टल, क्योंकि सीधा आ रहा है तो हॉरिजॉन्टल। तो रेंज हम क्या लिख सकते हैं, जितना वेलोसिटी से आया इनटू जितना टाइम लगा यहां तक पहुंचने में, तो वही होगा रेंज। क्या होगा? रेंज मतलब डिस्टेंस होगा ना। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो वो जितने स्पीड से हॉरिजॉन्टली जा रहा है और जितना टाइम लगाया यहां पे पहुंचने में, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, यही होगा ना। तो रेंज विल बी इक्वल टू कितना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमने कितना लिया हुआ है u, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है t, ये होगा। अब t की जगह पे मैं क्या डाल सकता हूं, रूट ओवर ऑफ 2h अपॉन g। ये आपका r का फॉर्मूला आ गया, r इज इक्वल टू u इंटू रूट ओवर ऑफ 2h अपॉन g।
होगा। चलो अब आते हैं कि ये तो रेंज के बारे में बात हो गया। बॉल आ रहा है, ठीक है, कोई भी एक इंस्टेंट पे, मतलब कोई भी एक पॉइंट पे। अब ये जब आ रहा है, इसमें दो मूवमेंट हो रहे हैं, एक हो रहा है हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा और एक वर्टिकल वेलोसिटी होगा। तो कोई भी इंस्टेंट पे उसका मान लो बॉल यहां पे पहुंचा, इस पॉइंट पे उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना होगा और वर्टिकल वेलोसिटी कितना होगा, वो कैसे कैलकुलेट करें। मान लो मुझे इस पॉइंट पे, ये वाला ना करके, मान लो इस पॉइंट पे ये जो नीचे वेलोसिटी, ये जो नीचे है वो क्या है, जी, मतलब वो y कंपोनेंट है, मतलब ये क्या हो जाएगा vy, और वो जा कैसे रहा है, ये मतलब ये उसका वेलोसिटी है v, और इधर से अगर मैं और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, ये हो जाएगा vx, होगा या नहीं होगा। v इस वेलोसिटी से वो जा रहा है, इस वेलोसिटी से वो जा रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। कोई भी इंस्टेंट पे लो, चाहे आप इस पॉइंट पे भी निकालो तो यहाँ पे भी vx होगा और vi होगा, चाहे आप इस पॉइंट पे निकालो, इस पॉइंट पे भी vx होगा और vi होगा, होगा या नहीं होगा, होगा। तो ये vx और vy को कैलकुलेट करना है हमारा काम है। मतलब टॉप हेडिंग क्या है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट। vx हमारा कितना होगा, हमने लिया हुआ है u, जो कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, क्योंकि उतने वेलोसिटी से फेंका। और vy कितना होने वाला है, फॉर्मूला क्या है, अरे फॉर्मूला क्या है, v इक्वल टू मोशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन u प्लस at, ये होता है। तो vy कितना हो जाएगा, u हमारा 0, a की जगह पे g और t, तो कितना हो गया gt vy। अरे होगा ना या नहीं होगा, मैं कहीं अंतरिक्ष से ये फॉर्मूला लेके नहीं आया हूं, हमने पढ़ा हुआ है ना, पढ़े हुए हैं या नहीं पढ़े हुए। तो ये हो गया vx, ये हो गया vy, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v विल बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, ये होगा ना, दैट विल बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ u का स्क्वायर प्लस gt का होल स्क्वायर, ये होगा या नहीं होगा। अब जब ये आ रहा है तो ये vx के साथ, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बना रहा होगा, मान लो वो थीटा बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, मान लो वो थीटा एंगल बना रहा है ना। तो ये कितना एंगल बना रहा होगा वो कैसे पता चलेगा, अरे इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो इसके ऊपर, या फिर इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये आपका क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये vy है तो ये vy, तो tan थीटा डालेंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो vy अपॉन vx, ये होगा। तो यहां से हमें थीटा मिल जाएगा, कितने एंगल से आ रहा है, अरे मिलेगा या नहीं मिलेगा, हाँ हो गया खत्म प्रोजेक्ट। समझ में आया जो चीजें सारी बताई, हाँ या ना, पक्का बताओ, लिख लो। स्ट्रेट एंड सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या बोला है, ए हाइकर स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ ए क्लिफ 490 मीटर अबव द ग्राउंड। मान लो ये आपका ग्राउंड है और ये मान लो आपका क्लिफ है और यहाँ पे वो हाइकर खड़ा है, ठीक है, और जो हाइट है वो कितना है 490 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ये आपको पता है। और थ्रोज ए स्टोन हॉरिजॉन्टली विद इनिशियल स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड, मतलब स्टोन ऐसे फेंका गया तो जाहिर सी बात है वो नीचे आके पहुंचेगा, और उसका जो वेलोसिटी है वो कितना दे दिया, इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड, ये बोलो, ठीक है। नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड। ग्राउंड पे पहुंचने के लिए उसे कितना टाइम लगा। तो यहां पे हमें पूछा क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये पूछा है, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है, t इज इक्वल टू 2h बाय g होल रूट ओवर, वैल्यू डालो, 2 इंटू h कितना है 490 डिवाइडेड बाय g कितना है 9.8 का रूट ओवर। अब यहां से अगर मैं डेसिमल हटाऊं तो ऊपर चला जाएगा 10, 4900 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटू 2 कितना हो जाएगा 9800 बाय 98 का रूट ओवर, ये होगा। दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 का रूट ओवर, दैट इज इक्वल टू कितना 10 सेकंड। तो उसे 10 सेकंड लगेगा यहां से यहां तक पहुंचने में। दूसरा क्या बोला है, एंड द स्पीड एट विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड, मतलब जब यहां पे वो गिरा उसका वेलोसिटी कितना होगा। द मोमेंट इट हिट एट विच इट हिट्स द ग्राउंड, जब वो जमीन पे ऐसे आ रहा है इधर गिरा, जब गिरा उस दौरान उसका स्पीड कितना था, पहुंच गया उसके बाद वाला स्पीड नहीं पूछ रहा है, पूछा कि जब वो गिरा उसका स्पीड कितना था, वही पूछ रहा है। तो मतलब v एट
अब हमें पता क्या है, v एट वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, v इज इक्वल टू क्या होता है, रूट ओवर ऑफ vx का स्क्वायर प्लस by का स्क्वायर, जो होगा। अब vx कितना हो जाएगा 15 इनिशियल वेलोसिटी, तो 15 का स्क्वायर प्लस vy हमारा कितना होगा, vy कितना है gt, तो g कितना 9.8 इंटू टाइम कितना निकला 10 क्यों लिए, क्योंकि जब ये पहुंचा ग्राउंड पे तभी वेलोसिटी निकाल। अगर यहां पे होता, मान लो यहां पे पूछता इसका वेलोसिटी यहां पे कितना है, या फिर बोल देता वेलोसिटी व्हेन द स्टोन ट्रैवल 5 सेकंड, तो यहां पे टाइम की जगह पे क्या डालते 5 डालते। हमें यहां पे पूछा जब वो नीचे पहुंचा टच किया उसका वेलोसिटी कितना है, और नीचे टच करने के लिए उसे कितना टाइम लग रहा है, इसीलिए मैंने यहां पे 10 डाला। ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना 15 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर का रूट ओवर, ये होगा। इसको अगर सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर कितना होता है, कैलकुलेटर फिफ्टीन का स्क्वायर कितना होता है 625 प्लस 98 का स्क्वायर 9604 का रूट ओवर। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 10,229 का रूट ओवर, 10 रूट ओवर ऑफ 10,229 दैट इज इक्वल टू 101.1 मीटर पर सेकंड उसका वेलोसिटी। ठीक है, समझे। घर जाना, बुक में और क्वेश्चंस हैं करना, अगर नहीं हुआ पूछना। ठीक है, बेसिकली इसी बेसिस पे क्वेश्चन है और उतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर उतना डिफिकल्ट होता तो मैं और 2-3 क्वेश्चन करवाता, उतना है नहीं, लेकिन करो। अगर मतलब मुश्किलें आती हैं, सॉल्व नहीं होता तो मैं नेक्स्ट क्लास जरूर बताऊंगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।